गायत्री कॉलेज सांचौर की आज की इस ऑनलाइन क्लास में उपस्थित बीएससी और बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम इस क्लास के माध्यम से पढ़ेंगे सब्जेक्ट बॉटनी का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया। ये टॉपिक जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया का सेकंड पार्ट है। इससे पहले भी हमने एक छोटे से टॉपिक में इसी प्रकार के कई लक्षणों के बारे में, जो कि बैक्टीरिया के सामान्य लक्षणों से संबंधित है, के बारे में डिस्कस किया था। आज सेकंड पार्ट के अंतर्गत हम बैक्टीरिया की कोशिका, जीवाणु कोशिका, उसके सामान्य कोशिका भित्ति का प्रकार, उसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकांग और जनन से संबंधित हम सामान्य रूप से डिस्कस करेंगे। आज का ये टॉपिक माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है। इससे पहले हमने 2 क्लास इस माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित डिस्कस की थी। एक में पढ़ा था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी और दूसरे में पढ़ा था जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया का पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमने कई प्रकार की बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कोकाई होते हैं, बेसिलस होता है, स्पाइरोकीटा होते हैं, स्टार शेप्ड होते हैं, स्क्वायर प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। इस पृथ्वी पर कई प्रकार के बैक्टीरिया विद्यमान हैं। हम उन बैक्टीरिया को नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो उन बैक्टीरिया के क्या क्या सामान्य लक्षण होंगे, तो एक कोशिका से लेकर उसके जनन तक की प्रक्रिया को, इसको हम शॉर्ट प्रारूप में हम समझेंगे। बैक्टीरिया एक सूक्ष्म जीव है जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके साथ में ये सामान्यतः एक कोशिकीय होता है, बहुकोशिकीय नहीं होता। जब कभी भी बहुकोशिकीय की अवस्था आती है तो एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ करके एक संरचना का निर्माण करती है, लेकिन उस स्थिति में भी प्रत्येक एक कोशिका एक जीवाणु होती है। प्रत्येक एक कोशिका का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, स्वतंत्र जनन करती है, स्वतंत्र उपापचय होती है। उसकी दूसरी कोशिका से कोई लेना देना नहीं होता, उसका दूसरी कोशिका की उपस्थिति से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुकोशिकीय जीव, उसमें हम उन जीवों को कहते हैं जिसमें एक से अधिक कोशिका मिलकर के किसी एक कार्य को संपन्न करती है। जबकि एक कोशिकीय जीव हम उसको मानेंगे जिसमें सिंगल कोशिका अपना संपूर्ण कार्य संपन्न करती है, उपापचय क्रिया को संचालित करती है। तो जीवाणु कैसा है? जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। इस जीव को थैलोफाइटा के एक स्वतंत्र वर्ग साइजोमाइसीटीज में रखा गया। थैलोफाइटा एक पादपों का एक समूह है जिसमें एक वर्ग साइजोमाइसीटीज में स्वतंत्र अलग रूप से उसको रखा गया। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि जीवाणु जंतु कोशिका है अथवा पादप कोशिका। थैलोफाइटा में रखने के कारण क्या हम उसको पादपों के ज़्यादा निकट मानेंगे? तो ऐसा कोई तर्कसंगत लक्षण हमारे पास में नहीं है। इस जीव के आवास यदि देखा जाए तो इस जीव का आवास जल में भी है, थल भी है, वायु में भी है। जल में भी मिलते हैं, स्थल पर भी मिलते हैं, स्थल के ऊपरी सतह पर, स्थल की निचली सतह पर, और वायु के अंतर्गत विद्यमान है। हम इस क्लास के अंदर खड़े हैं, इसमें ये जो स्पेस, इसमें वायु है, इस वायु के अंदर कितने जीवाणु तैरते हुए होंगे ये हमें पता नहीं, हम उसको नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पर भी पाए जा सकते हैं। जीवाणु कोशिका एक सरल प्रकार की कोशिकीय संरचना है। अब ये अपना भोजन किस प्रकार से निर्मित करती है? तो सामान्यतः जीवाणु परजीवी होता है या मर्तोपजीवी होता है? परजीवी किसको कहते हैं और मर्तोपजीवी किसको कहेंगे? परिभाषा जब हमने कवक पढ़े थे, कवकों के सामान्य पोषण के बारे में बात की, तो उस समय भी हमने डिस्कस किया था कि परजीवी किसको कहेंगे और मर्तोपजीवी किसको कहेंगे। जब कोई जीव जीवित कोशिका से अपना पोषण प्राप्त करती है तो उसको नाम देते हैं परजीवी, और वही कोशिका जब मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करना प्रारंभ कर देती है तब उसको नाम देते हैं मर्तोपजीवी। परजीवी या मर्तोपजीवी, ये 2 प्रकार होने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि थैलोफाइटा होते हुए भी
इसमें कोई विशेष प्रकार का विकसित क्लोरोफिल या प्लास्टिड नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल अनुपस्थित है, इसका मतलब इसमें खाद्य पदार्थ को निर्मित करने की कैपेसिटी नहीं पाई जाती। प्रकाश संश्लेषण इसके अंतर्गत नहीं होता, संश्लेषण क्रिया इसका नहीं होती। क्लोरोफिल अनुपस्थित होने के कारण बैक्टीरिया में कोई विशेष प्रकार के प्लास्टिड भी नहीं पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जीवाणु भी हैं जो स्वपोषी कहलाते हैं, बाकी सभी परपोषी, कुछ एक ऐसे होते हैं जो स्वपोषी। स्वपोषी बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के समान वर्णक, क्या नाम देंगे इसको, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। वे जीवाणु अपने खाद्य पदार्थ का संश्लेषण स्वयं कर सकते हैं। तो पोषण की दृष्टि से देखा जाता है तो क्लोरोफिल अनुपस्थित होने के कारण ये परपोषी जीवाणु हैं जो परजीवी या मृतोपजीवी होते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल प्रेजेंट होने पर वो स्वपोषी हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस जीवाणु की कोशिका किस प्रकार की है। हमें ये पता है कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, एक तो होती है यूकैरियोटिक और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक। एक सारांश रूप में हम समझ लेते हैं, यूकैरियोटिक इसको कहेंगे, प्रोकैरियोटिक इसको कहते हैं, सारांश प्रारूप में। यूकैरियोटिक कोशिका उसको कहा जाता है जिसमें एक विकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। विकसित केंद्र का मतलब हुआ उसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित हो, उसमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता हो। तो जिस कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, सुविकसित केंद्रक है, उसको नाम देंगे यूकैरियोटिक कोशिका। और जिसमें सुविकसित केंद्रक नहीं है बल्कि आनुवांशिक पदार्थ नग्न रूप से जीवद्रव्य में बिखरा हुआ होता है तो उसको नाम देते हैं हम केंद्रिका। और जिसमें केंद्रिका होगा उसको कहेंगे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो पहला प्रो का मतलब प्रारंभिक, कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। प्रारंभिक केंद्रक है, आदिम केंद्रक है तो उसको नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक। और यू का मतलब डेवलप, वेल डेवलप, कैरियोन का मतलब केंद्रक। जब किसी कोशिका में सुविकसित केंद्रक पाया जाता है तो उसको नाम देते हैं यूकैरियोटिक, पहला घटक। दूसरा घटक, यूकैरियोटिक कोशिका में विकसित प्रकार की कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्जी बॉडी इत्यादि पाए जाते हैं। तो विकसित कोशिकांग है तो यूकैरियोटिक कोशिका, और यदि विकसित कोशिकांग अनुपस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाए, गोल्जी का नहीं पाया जाए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है, तो हम उस कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका नाम लेते हैं। इसके अतिरिक्त राइबोसोम तीसरे कैरेक्टर के रूप में आता है। तो 70S प्रकार का राइबोसोम यदि किसी कोशिका में प्रेजेंट है तो हम उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहेंगे, और यदि उसके स्थान पर 80S का कोई राइबोसोम प्रेजेंट है तब उसको नाम देते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। तो कुल मैंने 3 कैरेक्टर आपको बताया, सुविकसित केंद्रक, सुविकसित कोशिकांग और 80S प्रकार का राइबोसोम। यदि किसी कोशिका में है तो उसको नाम देंगे यूकैरियोटिक, और यदि 70S प्रकार का राइबोसोम, केंद्रिका और अल्प विकसित कोशिकांग उपस्थित हो तो उसको नाम देते हैं प्रोकैरियोटिक। तो जीवाणु किस प्रकार की कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इस कोशिका के सबसे बाह्य आवरण होता है उसको नाम देते हैं कोशिका भित्ति। ये इसकी कोशिका भित्ति है। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका है तो बनी होती है सेल्यूलोज से या फंगल सेल्यूलोज से। कौन में फंगल सेल्यूलोज होगा जिसको हम काइटिन कहते हैं। तो पादप समूह में होने के कारण इसकी कोशिका भित्ति उपस्थित है, लेकिन वो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की निर्मित नहीं है बल्कि किससे निर्मित है, मिकोपेप्टाइड से निर्मित होती है। किससे है, मिकोपेप्टाइड। इस जीवाणु कोशिका में सेल्यूलोज से निर्मित कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। विकसित प्रकार का केंद्रक अनुपस्थित है, अभी हमने डिस्कस किया, अर्थात केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं पाई जाती, लेकिन आनुवांशिक पदार्थ के रूप में आरएनए और डीएनए पाया जाता है। आरएनए भी हैं और डीएनए भी, दोनों प्रकार के आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित है, लेकिन अधिकांशतः आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करने का कार्य डीएनए करता है। तो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए भी पाया जाएगा और आरएनए पाया जाएगा, लेकिन ये इस कोशिका में नग्न रूप से पाए जाते हैं, उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। वास्तविक केंद्रक उसको नहीं मानते तो वास्तविक केंद्र का अभाव होता है। इस कोशिका पर एक विशेष प्रकार की तंतुबद्ध संरचना पाई जाती है, इसको हम कशाभिका कहते हैं। कशाभिका उपस्थित है तो कोशिका को कशाभिक कोशिका, और यदि कशाभिका नहीं पाई जाती है तो उसको अकशाभिक कोशिका कहते हैं। दोनों संरचना है।
जब कसाबिका उपस्थित होगा तब वो कोशिका गमनशील होगी। कैसी होगी? गमनशील। और कसाबिका नहीं पाई जाती है तो गमनशील नहीं है बल्कि अगतिशील कोशिका कहलाएगी। गतिशील कोशिका और अगतिशील कोशिका। कसाबिकाओं की उपस्थिति और संख्या के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, जिसको हम एक अलग से टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ये कसाबिका बनी होती है एक विशेष प्रोटीन फ्लैजिलिन से बनी होती है। फ्लैजिलिन से फ्लैजिला अथवा कसाबिका निर्मित होती है, जो इसमें 8 समांतर तंतु विन्यासित होते हैं। किसके? फ्लैजिलिन प्रोटीन के द्वारा। प्रोकैरियोटिक कोशिका होने के कारण इसमें ऊर्जा का सोर्स माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। शक्ति ग्रह किसको मानते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोकैरियोटिक कोशिका होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, बल्कि उसके स्थान पर क्या पाया जाता है कि मीजोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक प्रारंभिक संरचना क्या होगी इसकी? मीजोसोम। ये मीजोसोम कैसे निर्मित होता है? तो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका भित्ति की आंतरिक भाग होती है, उसको नाम देते हैं हम कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से निर्मित एक संरचना होती है जिसको नाम देते हैं मीजोसोम, जिसमें इस कोशिका की श्वसन से संबंधित प्रक्रिया संपन्न होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर क्या पाया जाता है? मीजोसोम। इस कोशिका में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम नहीं पाया जाता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जिकाएं नहीं पाई जाती हैं। राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का है। राइबोसोम कितने एस का है? 70S प्रकार का पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जिकाएं या गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि सुविकसित प्रकार के कोशिकांग कहलाते हैं। अब बात करते हैं कि इस जीवाणु कोशिका में जनन किस प्रकार से होता है। जनन की बात करते हैं तो इसमें 3 विधियों से जनन होता है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। कितना होगा? 3 पादपों में। जैसे सवाल में हमने विस्तृत रूप से पढ़ा था कायिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, इसी प्रकार से जीवाणु में भी कायिक, अलैंगिक और लैंगिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन होता है मुख्य रूप से विखंडन विधि के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विखंडन, या उसको हम खंडन कहते हैं। तो विखंडन विधि में क्या होगा कि सबसे पहले इसका जीवद्रव्य और केंद्रिका टूट करके छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाता है। कई खंड बन जाते हैं और ये प्रत्येक खंड एक स्वतंत्र रूप से नए जीवाणु को निर्मित करेगा। परिवर्तित रूप से होगा इसका। अलैंगिक जनन की क्रिया के दौरान इसके संपूर्ण जीवद्रव्य में परिवर्तन होने के कारण इसके चारों मोटी कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाने के पश्चात एक विशेष संरचना में निर्मित हो जाता है, जिसको हम एंडोस्पोर कहते हैं। क्या कहेंगे? एंडोस्पोर। और अनुकूल परिस्थिति आने पर एंडोस्पोर नई जीवाणु कोशिका की भांति कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तीसरे प्रकार का जनन है वो कहलाता है लैंगिक जनन। जीवाणु में लैंगिक जनन, विशेष प्रकार का या विकसित प्रकार का लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, जिसमें लैंगिक जनन संरचनाओं का विकास नहीं होता। लैंगिक जनन अंग नहीं बनेंगे। जब अंगों का निर्माण नहीं होगा तो युग्मक नहीं बनते। लेकिन इसके बावजूद भी लैंगिक जनन के प्रारूप में सरल प्रकार का लैंगिक जनन, जिसको हम आनुवांशिक पुनर्योजन कहते हैं, जिसमें दो विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के डीएनए या न्यूक्लिक अम्ल आपस में मिल करके या एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ के स्थानांतरण के द्वारा आनुवांशिक पुनर्योजन जरूर होता है। तो यहाँ पर इस कोशिका में जनन, लैंगिक जनन के संदर्भ में क्या है? आनुवांशिक पुनर्योजन की प्रक्रिया होती है। आनुवांशिक पुनर्योजन की प्रक्रिया जीवाणु में 3 प्रकार से संपन्न होती है, जिसको हम सयुग्मन कहते हैं, जिसे हम पराक्रमण कहते हैं, जिसे रूपांतरण के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों विधियां अलग अलग है। ए विधि अलग है, बी अलग है और सी अलग है। सयुग्मन अलग है, पराक्रमण अलग है और रूपांतरण अलग है। इन सबको हम जीवाणु के जनन की प्रक्रिया में विस्तार से समझेंगे। तो आज के इस शॉर्ट टॉपिक्स के अंतर्गत जीवाणु के जनरल कैरेक्टर के भाग 2 के अंतर्गत कोशिका किस प्रकार की होती है और जनन किस प्रकार से होता है के बारे में हमने समझा है।
नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम एक एक टॉपिक को लेना प्रारंभ करेंगे, जैसे आवास कैसा है, इसके अलावा इसकी स्वभाव कैसा है, इसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। जैसा कि भाग फर्स्ट के अंतर्गत देखा था हमने पीएच के आधार पर, इसके आकार के आधार पर, शेप के आधार पर, या फिर इसके पोषण के आधार पर, तो प्रत्येक एक एक प्रकार को लेते हुए विस्तार से इसको समझेंगे। इसके बाद में जिस कोशिका की बात की है कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक एक पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, राइबोसोम कैसा होता है, तो विस्तार से पढ़ेंगे इसको। कोशिका भित्ति किस प्रकार की बनी होती है, इसके अंदर केंद्रिका किस प्रकार का होता है, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। इसके पश्चात क्या पढ़ेंगे, इसकी जनन की प्रक्रिया को डायग्रामेटिक रूप से विस्तार से समझेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम जीवाणु के आवास और परिमाप में विविधताओं के साथ उसके आकार के आधार पर विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को पढ़ेंगे। थैंक यू, नमस्कार।